देखो बेटा, मेजर लिटरेरी डिवाइसेस जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए, वो कुछ सिंपल, कुछ 20-22 में से ज्यादातर 10-12 में ही सीमित है। तो फिर भी एक आधे केस में बाई चांस आ जाए, तो इसलिए 24 लिटरेरी डिवाइसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। ठीक है। ये लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या है? टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द एक्सप्रेशन of the language. What kind of things, what kind of well chosen words are used to enhance the meaning and the decorativeness of the language? So that is called literary device. शब्दों का बहुत अच्छे से, शब्दों का चयन करके, मतलब सिलेक्शन करके, वेल चोजन वर्ड से भाषा की खूबसूरती को बढ़ाने के प्रयास में जब ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन, अलग ही मतलब, अलग ही व्याख्या निकल के आती है। तो दैट इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस। और ये लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग पोएट्स या राइटर्स जिस चीज के जरिए, जिस क्षमता के बल पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उस क्षमता को कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या कहते हैं? स्पेशली पोएट लोग जब यूज करते हैं इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंस मतलब कोई भी चीज चलाने की जो है अधिकार किसी को मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस ना। तो इनको भाषा के साथ कुछ भी करने का राइट मिल चुका है। किनको? स्पेशली पोएट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो पोएटिक डिवाइस। अदरवाइज एक्चुअली राइटर वाइटर सबके पास ये अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जनरली जो से जिस सेंटेंस को जैसे बोलना चाहिए ग्रामेटिकली, उस स्ट्रक्चर को भी ये इग्नोर मार देते हैं, उस स्ट्रक्चर को भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी करने के उनके पास राइट है, क्योंकि वो भाषा का इस्तेमाल करके क्या लिख रहे हैं? साहित्य की रचना कर रहे हैं, मतलब साहित्य लिख रहे हैं, मतलब ड्रामा, पोएम या तो स्टोरीज वगैरह लिख रहे हैं। ठीक है। तो उसको पोइटिक डिवाइस कहते हैं। अब इस लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर उसको ये पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। और ये जो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल वो करते हैं, इसके अंदर कई सारे हैं। उनमें से हम अपने सिलेबस के लिए 24 बस डिस्कस करेंगे। है तो नियर अबाउट 100। ठीक है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब सीधे सीधे बिल्कुल आपके सिलेबस में जितने हैं उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। सिमिली, सिमिली फर्स्ट वर्ड, सिमिली एंड मेटाफर, ये दोनों ही है कंपैरिजन। क्या बोला? सिमिली एंड मेटाफर दोनों ही है कंपैरिजन के लिए, मतलब तुलना समझाने के लिए। जबकि सिमिली में जिस तरह से कंपैरिजन समझाई जाती है वो स्पष्ट होता है, मतलब वो क्लियर है। ऐसे समझा जाए कि भाई चीज ए और ये चीज बी, थिंग ए एंड थिंग बी के बीच में क्या है? एक कंपैरिजन है। तो उस कंपैरिजन में थिंग ए की भी मेंशनिंग है और थिंग बी के भी मेंशनिंग है, और उनके पॉइंट ऑफ जो कंपैरिजन है वो भी क्लियरली स्टेटेड है, बताया गया है। तो ऐसे जो है कंपैरिजन को बोला जाएगा सिमिली। और दूसरी तरह की एक कंपैरिजन है जिसमें किसके साथ किसकी तुलना, ये चीज क्लियर नहीं होती है। क्या बोला? किसके साथ किसकी तुलना, वो चीज क्लियर नहीं होती है, बिकॉज बीच में कंपैरेटिव वर्ड या तो कंपैरिजन वाला पॉइंट वो उल्लेख नहीं होता है। फिर भी थोड़ा सा फार फ्रेचेड वे में क्रिटिकली इसको समझना पड़ता है कि इसके अंदर एक कंपैरिजन है, मतलब हिडन है। तब जाके जब ज्यादा जद्दोजहद करके आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कंपैरिजन है, तो वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता? सिमिली नहीं हो सकता। वो क्या? वो मेटाफर है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। तो जैसे कि अभी अभी बोला बेटा, सिमिली और मेटाफर दोनों ही क्या है बेटा? कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। देखो, a comparison between two different things using comparative words का यूज होगा। ए थिंग ए एंड थिंग बी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स। अब उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज होगा बेटा? कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज होगा। ये कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे कि लाइक, या तो एज, या तो एज लाइक एज, यहाँ पे कम है, लाइक एज एंड एज लाइक एज, या तो बाई चांस की बात है सच एज से भी हो सकता है। ठीक है। तो जब कभी भी
किसी भी जगह पे पोएम या तो स्टोरी वगैरह किसी भी राइटिंग के अंदर आपको दिखाई दे लाइक या एज का प्रयोग, या तो एज लाइक एज का या सच एज का प्रयोग हो रखा है, समझ जाना उस पर्टिकुलर कंपैरेटिव वर्ड के बाएं तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो ऐसे शब्द दे रखे हैं जिनके बीच में कंपैरिजन है, तो वो क्या है बेटा? सिमिली। इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। ये एक लिटरेरी डिवाइस। ठीक है बेटा, ये वैसे तो बोर्ड से डायरेक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। बोर्ड से डायरेक्शन है, ये जो 1 मार्क इसके लिए अलॉटेड है वो डेफिनेशन बताने के लिए, और फिर उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कौन से वर्ड के साथ कौन से वर्ड की कंपैरिजन किस कंपैरेटिव वर्ड के माध्यम से हो रखी है, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताने के लिए, 2 से 2.5 लाइन में एक्सप्लेन करके बताने के लिए, और फिर नाम तो लिखोगे ही, लिटरेरी डिवाइस का नाम उल्लेख करना, लिटरेरी डिवाइस की डेफिनेशन, और यहाँ पे इसको हम क्यों बोल रहे हैं वो उस चीज की एक्सप्लेनेशन करने के लिए 1 मार्क। अब मेरे ख्याल से लाखों बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि सिर्फ नाम नाम लिखने के लिए ही हमें 1 मार्क दिया गया। अगर बाई चांस की बात है ऑप्शन में दे रखा है, 4 ऑप्शन में दे रखे, 3 दे रखे, उसमें तो आपको एक ही लिखना है, उसमें आपको बस चॉइस करके लिख देना है, आपको ये डिफिनेशन लिखने नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दीज लास्ट 2 लाइन्स, तो यहाँ पे सिर्फ नाम नाम लिखने से नहीं होगा, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेफिनेशन मेंशन करते हुए, तभी 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज आधा मार्क। ध्यान रहे। अब ये टीचर के ऊपर है, जो एग्जामिनर है उनके ऊपर है, वो दया परवश होके वो पूरा 1 मार्क दे देते हैं सिर्फ नाम नाम देख के, वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है कि पूरी एक्सप्लेन करे तभी 1 मार्क। ध्यान रहे, तो इसलिए ये डेफिनेशन भी याद रखोगे। द पर्सन इज कंपेयर्ड टू अ लायन टू शो ब्रेवरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है एक्सप्लेनेशन, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो यहाँ पे किसके साथ किसकी तुलना बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ही की जो है कंपैरिजन बेटा लायन के साथ है, और इनके पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो है ब्रेवरी है, और ये क्लियर किया गया किसके माध्यम से? एज कंपेरेटिव वर्ड के माध्यम से। तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये एज ब्रेव एज अ लायन, एज ब्रेव एज अ लायन, ये एक्सप्रेशन में इसके अंदर क्या है बेटा? देयर इज द यूज ऑफ सिमिली। ठीक है, इस तरह से लिखना है। मेटाफर देखो, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग, ध्यान दीजिए, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, यहाँ पे लाइक एज या एज लाइक एज या सच एज, ऐसे किसी भी कंपैरेटिव वर्ड या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल ना करते हुए फिर भी एक कंपैरिजन है, तो हिडन कंपैरिजन। टाइम इज अ थीफ, समय एक चोर है। समय को किसके साथ तुलना की गई है भाई? समय की तुलना की गई है चोर के साथ। बट समय जो चोर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि समय का नाम ही रख दिया चोर? यहाँ पे कंपैरिजन है, समझना थोड़ा सा कष्ट कल्पना वाली बात हो जाती है। मैं समझा पा रहा हूँ? यहाँ पे डायरेक्टली समझा नहीं जा रहा है कि भाई समय चोर है, समय को चोर के साथ तुलना की गई है, समझने में थोड़ा सा डीपर जाना पड़ता है, फिर समझ में आती है बात। अब क्योंकि यहाँ पे देख कोई क्या नहीं है बेटा, कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। कंपैरेटिव वर्ड क्या हो सकता था? एज या लाइक या एज लाइक एज, या तो सच नहीं है भाई। फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि ये टाइम को थीप के साथ, चोर के साथ तुलना की गई है। तो ऐसे फरफेचेड क्रिटिकल, थोड़ा सा हिडन वे में कंपैरिजन, इस बात को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। आई बात समझ में? टाइम इज कंपेयर्ड टू अ थिप बिकॉज इट स्टील्स मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ, ये एक्सप्लेनेशन है। पहले तो नाम लिख दो, नाम लिखने के बाद थोड़े से पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में आया और अगर एमसीक्यू में आया फिर तो कुछ करना नहीं है, नाम नाम बस ऑप्शन नंबर के साथ। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं?
बेटा ह्यूमन क्वालिटीज, मनुष्य के गुणावली, चाहे गुड क्वालिटीज हो चाहे बैड क्वालिटीज हो, चाहे एंगर हो, हेट्रेड हो, चाहे लव हो, चाहे स्वीटनेस हो, वट एवर इट इज, या तो स्पीच देने की क्षमता हो, हाँ? तो इंसानी कोई भी क्वालिटी गुड और इधर बैड क्वालिटी, ये जब थोपी जाती है किन के ऊपर बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल फिनोमिना। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कोई जड़ वस्तु है, जितने भी कुर्सी, सोफा, स्टूल, चेयर, है, ठीक है। या तो नेचुरल फिनोमिना मतलब बेटा आंधी तूफान, है ना, या तो नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे सन, मून, ये सब, ट्रीज वगैरह, या तो कोई और एनिमल्स, कुछ भी हो जाए, कोई भी बर्ड्स का नाम हो जाए। तो नॉन लिविंग थिंग्स, या तो एनिमल्स, बर्ड्स, या तो नेचुरल फिनोमिना, किसी के ऊपर किस क्या आरोप किया जाए बेटा? क्या आरोपित हो? ह्यूमन क्वालिटीज इंपोज किया जाए और उसको दिखाया जाए कि जैसे कि एज इट इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उस घटना को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, मतलब पर्सोनिफाई किया जाता है। हियर द क्लाउड्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, हम बोलेंगे बादल गरज रहे हैं, मतलब गरजना बरसना, चिल्लाना, चीखना, ये इंसान का काम है, ठीक है। तो गरज रहे हैं, बादल लगता है, आसमान लगता है आज गुस्से में है। इट सीम्स दैट द स्काई इज वेरी एंग्री टुडे। तो आसमान कैसे गुस्से में हो सकता है? ये गुस्सा होना किसकी स्वभाव है, किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन की क्वालिटी। तो ह्यूमन क्वालिटी नेचुरल फिनोमिनन या नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब थोपी जाती है तो देन इट इज कॉल्ड अ केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब बोलोगे दिस थिंग हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर बिकॉज एंगर और शोइंग एंगर इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे बोलो। देखो, ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। नॉन लिविंग थिंग नॉट ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, नेचुरल फिनोमिना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्परिंग, धीमी आवाज में बोलना, कान में फुसफुसा के बोलना, ये किसका काम है? ह्यूमन बींग्स का काम है। तो बोले कि हवा, तेज हवा ने जैसे पेड़ों के बीच में क्या किए, जैसे पेड़ों के कान में फुसफुसा के कुछ बोल, ये तो फुसफुसा के बोल ही नहीं सकते। ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो ह्यूमन क्वालिटी किसके ऊपर आरोपित है बेटा? बोलिए। विंड के ऊपर। विंड तक नेचुरल फिनोमेना में, तो इसलिए द विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर। द विंड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्परिंग, ठीक है। फास्ट फास्ट पढ़ा के निकल रहे हैं क्योंकि कई सारे हैं। तो आप लोग बताइए, इस स्पीड के साथ आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एलिटरेशन, ये दोबारा से उधर भी आ गया बेटा। एलिटरेशन क्या है बेटा? यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, या तो पोएम हो तो एक स्टेंजा के अंदर, या तो एक पैराग्राफ के अंदर, या तो आसपास के दो तीन लाइन के अंदर, दो तीन सेंटेंस के अंदर, अगर रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स, क्या बोला? रिपीटिशन ऑफ इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स ऑकरिंग इन द सेम लाइन और सेम सेंटेंस और सेम स्टेंजा और सेम पैराग्राफ, देन इट इज कॉल्ड अ केस ऑफ एलिटरेशन। तो क्या कुछ दो तीन शर्तें हो गई हैं बेटा? एक तो कंसोनेंट साउंड होने चाहिए, और वो भी कहाँ की कंसोनेंट साउंड? शब्द के, मतलब वर्ड की जो है स्टार्टिंग, एकदम पहली साउंड होनी चाहिए। मुंह खोलते ही, शब्द उच्चारण करने की मुंह खोलते ही स्टार्टिंग जो साउंड होगी वो कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए, और वही साउंड रिपीट होनी चाहिए दूसरे डिफरेंट वर्ड्स के स्टार्टिंग में। पर वो शब्द क्या होना चाहिए? दूसरी शब्द क्या है? वो शब्द क्या होनी चाहिए? वो डिफरेंट शब्द होनी चाहिए, इस शब्द से सेम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है बेटा? वो सेम ही लाइन में या सेम स्टेंजा में या तो सेम पैराग्राफ में ऑकर होने चाहिए, एक दो दो तीन लाइन के अंदर ही होने चाहिए। ऐसा हो, अगर दो शब्द भी कम से कम ऐसे हो तो हम उसको कहते हैं एलिट्रेशन। अगर दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, अधिकंतु नो, न दोष आयो, कोई दिक्कत नहीं है, द मोर द मेरियर, ठीक है। ये क्या है? इस लिटरेरी डिवाइस का नाम पड़ेगा एलिटरेशन। अच्छा, अंडरलाइन करनी है? अंडरलाइन किया पूरा शब्द को, पूरे वर्ड को अंडरलाइन करने हैं? बिल्कुल नहीं। अंडरलाइन आपने करने हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लेटर या तो इनिशियल दो
लेटर की, अगर लेटर से वो साउंड बन रही है तो 2 लेटर को, 1 या 2 लेटर स्टार्टिंग में, इसके अलावा पूरे वर्ड को नहीं। पूरे वर्ड को करते हो तो वो गलत है। ठीक है। जैसे कि रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया। इन डिफरेंट वर्ड्स ऑकर नियर बाई, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स ऑकरिंग इन द सेम लाइन और ऐसे, ठीक है। देखो, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें एस साउंड सिर्फ नहीं, यहाँ पे एस एच, शो, और यहाँ पे शो, शो, ठीक है। और यहाँ पे स, स, स। एक तो स साउंड की रिपीटिशन है और एक श साउंड की रिपीटिशन है, समझ गए। लेटर से कुछ नहीं होता यहाँ पे। जो बेस है, वो बेसिस क्या है? बेसिस है साउंड और इनिशियल साउंड, ठीक है। एस इज, एस स्टैंड फॉर यहाँ पे स साउंड। एस स्टैंड नॉट स्टैंड, डज नॉट स्टैंड फॉर द लेटर एस। नींद आ रही है, आंखों में पानी देगा सच में, नहीं तो कुछ समझे हैं ये ऐसे ही नींद के उसमें, इधर से उधर से क्या हो गया जा, वो तो बेसिन है यहाँ पे, है डनिंग स्पेस में। चश्मा रख के जा, और उधर टॉवल भी है पतली से वो। जल्दी जल्दी आ बेटा, टाइम वेस्ट मत कर। कल श्लोक को बोला बेटा, हर रोज ही कहता हूँ, ये खाना खुना खा लिया, टीवी भी देख लिया, आधे घंटे के लिए रेस्ट ले लो। क्या हो गया? कहाँ तूने? तो वहां पे टॉवल भी था ना, तो पहुंच गए थे। तो क्या हुआ? वो नहीं सोया। नहीं, मुझे नींद नहीं है, मुझे नींद नहीं है। बार बार बोला कि आधा घंटा 40 मिनट बेटा सो जा। नहीं, कभी किसी दिन मन नहीं मानता। फिर कल मैं इधर क्लास कराने लगा ऑनलाइन, और उसके लिए दूध जरा ने लगा, और फिर उसकी मम्मी तो रहती नहीं, तो ऐसे में मैं गया, वो तो 5:45 ऐसे कुछ, 5:45 ऐसे कुछ। तो मैं वो जर्मन पढ़ रहा था, मैंने कहा चल ठीक है, क्या है वहाँ पे पूछ ली थी। तो जर्मन वो पढ़ रहा था, तो मैंने बोला कि बेटा दूध बिस्किट ये। हम्म। थोड़ी देर बाद ये पढ़ के, ठीक है, मैं आ गया, चलो ठीक है, पढ़ रहा है। यहाँ पे तो मैं 1 1.5 घंटे में ऑनलाइन क्लास कराने के बाद, फिर मैं गया, मैं कहा अभी तो वो कटोरी, बड़ी सी कटोरी वो रखने के लिए किचन में आता है, उसकी आवाज भी नहीं आई, क्या है? मैंने कहा अभी तक वो दूध नहीं पिया। मैं देखने गया, मैं देखा दूध, दूध के मन में दूध ऐसे ही वो कटोरी में रखा हुआ है। वो महाशय तो खड़ाटे मार रहा है। वो मतलब लगभग 1.5 घंटे हो गए उस टाइम से। उसके बाद मैं कितने, 2 4 बार मैंने जगाया, बिठा दिया, फिर भी दूध नहीं पिया। उसके बाद 8 बज गए, फिर मैं दरवाजा लॉक करके तेरी आंटी को मैं लेने आया, तो वो आ गई, इतने में भी उठा नहीं। फिर जाके 9 समथिंग हो गए, 9 10 हो गए। उसके बाद इसकी मम्मी भी आके कोशिश करी है कई बार, तो 5:45 या 6 बजे से लगा ले, 9 बजे तक बच्चा सो रहा है। जबकि मैंने बोला कि आधा घंटा 40 मिनट सो ले ना, मुझे नींद नहीं है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। तो बेटा शरीर है, बात यह है, वो बच्चे का एग्जाम्पल था, बट बात यह है कि शरीर है, इसको आप सबके लिए है बेटा। नींद, खाना ठीक टाइम पे, नींद, पानी पीना, ये सब चीजें जो रिक्वायरमेंट है उसको शरीर को देना है। अदरवाइज देखोगे, एन वक्त पे देखोगे, वो मशीन जो है आपका साथ नहीं देगी। ठीक है बेटा, रात को ना जाग कर जल्दी सोया कर, सुबह उठ जा जल्दी जल्दी, ठीक है। और दिन में भी थोड़ा टाइम निकाल के आधा घंटा 40 मिनट रेस्ट ले ले। शरीर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हम सुबह को उठे हुए होते हैं इंसान, सुबह जो बहुत लेट जो उठते हैं उनकी बात छोड़ते, अदरवाइज 6 बजे, लोग 6 बजे 5 बजे उठते हैं,
तो सारा दिन करते करते एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाता है, तो डाउन हो जाता है। तो इस समय थोड़ा सा रेस्ट लेना अच्छा रहता है। हम्म। तो ये इसीलिए नॉर्मल बात है, आ सकती है। हाँ वही कह रहा हूँ। नहीं वो गलत समय है। शाम को 6 बजे 7 बजे कभी भी, संध्या के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए बेटा। दोपहर के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद आराम कर लो, आधा घंटा 40 मिनट, मुश्किल से 1 घंटा, 1 घंटे से फालतू लेटना भी नहीं चाहिए, वो भी नुकसानदायी है। और शाम को तो कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। हम्म। देख बेटा, इधर आ जा। देख बेटा, इसके बाद हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? ये एक एग्जेजरेशन है, इम्फेसिस या इफेक्ट समझाने के लिए, जोर डालने के लिए। मैंने तुझे 1000 बार, कोई 1000 बार नहीं बोला होता है ना, 2 4 बार 10 बार ही बोले होते हैं, तो उस बात को मतलब उसके ऊपर एम्फेसिस ऐसे जोर देने के लिए क्या कह देते हैं? 1000 बार, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। क्या है, किसके लिए है ये? सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस, जोर देने के लिए। तो ये एक्सेजरेशन, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। ले भाई, मैंने ये एग्जांपल देखा नहीं था, ऐसे मुंह से निकल गया। चलो ठीक है, मीन्स दैट दे हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली 1000 टाइम्स। तो एग्जेजरेशन है। चलिए ना, थोड़ा मैं इसको बाद में समझाता हूँ, समझा दूंगा ये बेटा। क्योंकि इसके बारे में 2 4 और चीजें साथ में बतानी है। ऑक्सीमोरन, ये मोरन शब्द का मतलब याद रखे बेटा। मोरन का मतलब मूर्ख, बहुत बड़ा, हाई लेवल का, समझ गए ना, हाई लेवल का स्टूपिड है। तो उसको बोला जाता है स्टूपिड, बोल के मन नहीं भरता उसके लिए, इसलिए स्पेशल शब्द बनाया गया है, मोरन, मूर्ख। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज हुआ था। तो ऑक्सीमोरन मतलब बस पास पास, एकदम साथ के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही नेगेटिव, और जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर उसको प्लेस किया जाए, तो उसको कहा जाता है जो, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है, जिसकी कोई जनरली सेंस नहीं बनती है, तो इसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। जैसे कि ब्राइट डार्कनेस, ब्राइट डार्कनेस। अब डार्कनेस ब्राइट कैसे होता है? ठीक है। क्वाइट रेज, रेज मतलब खतरनाक गुस्सा। खतरनाक गुस्सा, गुस्सा वो शांत कैसे हो सकता है? वो शांत स्वभाव की गुस्सा वो तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि ये डेफिनिंग साइलेंस, साइलेंस, चुप्पी, चारों तरफ शांत भाव। और डेफिनिंग मतलब कान को खराब कर देने वाले, कान का पर्दा फाड़ देने वाली आवाज, वो तेज आवाज को हम कह सकते हैं डेफिनिंग। पर ये तो साइलेंस है, साइलेंस कैसे डेफिनिंग? एक ऑपोजिट ऑपोजिट आइडिया एक साथ जैक्सटापोज है। जैक्सटापोज मतलब एकदम एक के साथ एक बिल्कुल शब्द जुड़े हुए हैं, तो जिसका इसकी कोई कोई जनरली सेंस नहीं बनती है। फाड़ फेचेड आइडिया में इसको पोएटिक लैंग्वेज के रूप में जब इसके बहुत एक्सप्लेनेशन निकाले जाएंगे, तो हाई लेवल पे, डीपर लेवल पे इसकी एक्सप्लेनेशन निकलेगी। अदरवाइज तो सिंपल वे में ये बेवकूफ वाली बात है। ब्राइट डार्कनेस, डेफिनिंग साइलेंस, है ना? ठीक है। ये तो इस तरह से, मतलब माने हिंदी में बोले कि सोने की पत्थर बाट, पत्थर की कटोरी, सोन मतलब गोल्ड की पत्थर की कटोरी, ये पॉसिबल नहीं है। पत्थर की कटोरी है तो पत्थर की कटोरी होगी, या सोने की होगी तो सोने की होगी, दोनों एक साथ कैसे आइडिया मिक्स होते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आयनी, आयनी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। आपने एक्सपेक्ट किया कुछ बड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल उल्टा, बहुत बुरा कुछ हुआ। आपने एक्सपेक्ट किया आज तो पड़ेगी, है ना, मार पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथ से डिनर सेट के बाद, बहुत महंगी ग्लास डिनर सेट जो है, उसके 2 आइटम टूट गए, है ना, गिर के। आज तो पड़ेगी, आपने एकदम, आप मन बना के एकदम तैयार आप बैठे हो कि भाई मम्मी पापा आएंगे बस, पता चलते ही। लेकिन मतलब यू एक्सपेक्टेड फॉर द वर्स्ट, बट द थिंग्स टर्न समथिंग ऑपोजिट।
कोई बात नहीं बेटा, हो गया, वो क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा बल्कि तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं। फिर सब लगे अच्छा बच गया, है ना, बच गई, ऐसा होता है ना। तो भाई आपने एक्सपेक्ट किया वर्स्ट और हुआ बेस्ट, आपने बेस्ट एक्सपेक्ट किया हुआ वर्स्ट। तो ऐसे ऐसे केस में इसको बोला जाता है? ऐसे केस में इसको बोला जाता है, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया हो गया नेगेटिव, नेगेटिव एक्सपेक्ट हो गया पॉजिटिव। तो ये आयरनी, जैसे कि द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन मतलब अग्नि निर्वापक निर्वापक कर्मियों की जो ऑफिस है, जिनका काम ही है लोगों के घर, गोडाउन, बिजनेस पॉइंट, दुकान जले तो वहां पे जाके आग बुझाना जिनका काम है, अब उनकी खुद की ऑफिस जल गए। ठीक है, तो ये आयरनी है। द फायर स्टेशन इज मेंट टू स्टॉप फायर। फायर स्टेशन का काम क्या है? आग बुझाना, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय वन। अब उनके खुद के ऑफिस को वो आग से नहीं बचा पाए, फिर लोगों का घर क्या बचाएंगे? ये आयरनी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ डीपर मीनिंग, उसको सिंबलिज्म कहा जाता है। ये भी बाद में कराता हूँ इमेजरी के साथ। रिपीटेशन ये बहुत आसान है बेटा। अलग अलग जब वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड, अलग अलग वर्ड्स की स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड सेम होते हैं तो उनको हम कहते हैं एलिटरेशन। बेटा बट सेम वर्ड बार बार लिखा जाए, बोला जाए, तो इट इज कॉल्ड रिपीटेशन। बहुत ही सेम, मतलब सिंपल है। अलोन अलोन ऑल अलोन, मतलब क्या हुआ, एक ही वर्ड बार बार बोल रहे हो। वाटर वाटर वाटर, एवरीवेयर वाटर, ये तेरे वो उस पोएम में है। अरे द एंशिएंट मेरिनर, वाटर 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 एवरीवेयर, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी सर्वत्र पानी ही पानी है, पर एक बूंद पीने के लिए नहीं है, क्योंकि समुंदर के बीच में है। हम्म। नहीं, एक ही वर्ड वाटर 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 रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटेशन है। समझ में आया भाई? यहां तक समझ में आया? हाँ? और राइम, सिमिलर वर्ड साउंडिंग वर्ड यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन। जनरली एंड पे, हर एक लाइन के एंड पे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, मतलब सेम वर्ड नहीं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये स्टार, स्टार प्लस आ, और ये देख आ, आ साउंड मैचिंग है। मतलब हर एक लाइन की जो है लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड नेक्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड के साथ अगर मैचेड है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है ए ए। और मैच ना होता तो उसको ए, इसको बी कह देते हैं। अगर थर्ड लाइन मैच हो तो बी के साथ मैच हो तो बी, सी, और ना मैच हो तो सी, ऐसे। फिर फोर्थ लाइन ए के साथ मैच हो तो फोर्थ लाइन में भी लिखेंगे ए। इसमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्मॉल लेटर लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। और अगर कोई भी राइम स्कीम ए बी बी ए ऐसे है तो उसको लिखा ऐसे जाएगा, बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज, ऐसे लिख देना। ठीक है। बेटा ध्यान दे, ध्यान दे बेटा। नमस्कार जी मैम। हाँ, मैंने कॉल इसलिए किया था कि वो 200 रुपीज आपको मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। वो ऊपर जो आए आए हैं ना नए टेनेंट, तो उन्होंने 200 रुपीज मेरे पास दे गए, आप लोगों को ढूंढे, आप लोग नहीं मिले थे, तो वो इलेक्ट्रिक बिल का, ठीक ना। हाँ, मैंने आपको उन्होंने वो कैश दे गए थे, मैं आपको कर दिया। अब 230 नहीं दिया या 280 नहीं दिए तो आगे के नेक्स्ट बिल पे उनका वो बाकी हिस्सा एडजस्ट होगा, मैंने उनको कह भी दिया। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों का पास तो हिसाब है, इनकी तरफ से 230 इनको देना था, 230 नहीं दिए इन्होंने, 200 दिए। कोई बात नहीं, वो 30 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा, वो आप लोग अपनी तरफ से दे देना, और अगले महीने इनका जो है वो 80 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ठीक है।
ओके, ये 23 तारीख की डेट है, आप लोग देख लेना, इनसे भी वो बोल के करा देना 22 तक, नहीं तो फाइन लग जाएंगे फिर। ठीक है। ओके जी। हम्म। ये फर्स्ट टाइम हम किसी ऐसे हाउस में रह रहे हैं जहाँ पे 2-3 फैमिली के साथ हमें हाउस शेयर करना पड़ रहा है, और इसका बहुत झंझट है, क्या करें। देखो बेटा, ओनोमेटोपोइया, क्या बेटा, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, बहुत मजेदार है शब्द का उच्चारण। तो बेटा, वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, जो भी कोई भी चीज कहीं पे गिरने पर या टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है, साउंड जो क्रिएट होती है, उसी साउंड को हूबहू एग्जैक्टली कॉपी करते हुए जिन शब्दों का निर्माण हुआ है, जिन वर्ड्स का निर्माण हुआ है, अदरवाइज उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। दे जस्ट डिनोट व्हाट, दे डिनोट द एक्चुअल नेचुरल साउंड्स। फट फट, झटपट, ठीक है। ये क्या है? टिप टुप, इंग्लिश में ऐसे ही है बेटा, सुन ले बेटा, फिटर फैटर, फिट फैट। हम लोग टिप टुप, रिम झिम गिरे सावन सुनते हैं, और ब्रिटिश लोगों को रिम झिम नहीं सुनाई देती है, उनको सुनाई देता है फिट फैट, फिटर फैटर, ठीक है। उनको ऐसे सुनाई देती है, उनके कान ऐसे बजते हैं। ओके बेटा। हाँ। फ्लश। हम्म। थड, भारी चीज गिरने क्या, थड, ठीक है। चिंक, मतलब एक सिक्का उछालो गिरे, ये सिक्के पे सिक्के लगे, तो क्या होता है, जो आवाज होती है, तो वो जो खनकने वाली आवाज होती है, तो उसको वो कहते हैं चिंक। तो इस तरह की जो साउंड को कॉपी करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनको कहा जाता है ओनोमेटोपोइक वर्ड्स। क्या बोला जाता है? ओनोमेटोपोइक, आईसी लास्ट में है, ओनो ए के बदले में, ओनोमेटोपोइक वर्ड्स। एंड वेयर द ओनोमेटोपोइक सिंगल वर्ड और 2, 3, 4 onomatopoeic words are used, it is called a case of onomatopoeia। तो उन शब्दों को बोला जाएगा ओनोमेटोपोइक वर्ड्स, और वो वर्ड्स जहां पे यूज हो रखे हैं, तो उस केस को बोला जाएगा ओनोमेटोपोइया, ठीक है। जैसे बज, बैंग, मतलब कोई भी चीज कहीं पे टक, स्प्लैश, पानी में कोई भी चीज अपने गिरा, ठीक है। थड, भारी चीज, कहीं पे कहीं से कुछ भारी चीज गिरी, तो थड। हाँ। हाँ। ही ही फेल ऑन द, ही और शी फेल ऑन द फ्लोर विथ अ थड, मतलब वो गिरी, हाँ, और थर्ड आवाज आई, ठीक है। क्या हो गया? ऐसे बेटा, ऐसे होता है, कोई बात नहीं। कोई बिस्तर पे लेट के फुटबॉल खेल रहा होता है या खेल रही होती है रात को, ठीक है, लेट के नहीं, सो के, और फिर लात मारते, किक मारते मारते खुद ही गिर गया, गिर गई, तो क्या आवाज है? देखो भाई, सिनेक डॉकी, देख ले बेटा, सिनेक डॉकी, यहाँ पे डॉची नहीं है ना, सिनेक डॉकी, ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है? इसको लिटरेरी डिवाइस, या किसी को भी लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। ये वो है, पार्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, और द होल यूज्ड फॉर टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। जैसे कि हैंड दैट मॉक्ड, हार्ट दैट मॉक्ड एंड द हैंड दैट मेड। ये हाथ किसका है? हाथ किसका? हाथ मीन्स दैट हैंड, जिसने वो मूर्ति बनाई, वो किसका है भाई? बोलो वो। हैंड किसको समझाने के लिए? स्कल्पचर के लिए। और हार्ट दैट फेड, ये हार्ट किसका है भाई? ऑफ द किंग ओजिमेंडियस। तो यहाँ पे हार्ट कह के, हार्ट तो बॉडी पार्ट है एक, है ना बेटा, बॉडी ऑर्गन है। तो हार्ट एक बॉडी पार्ट का उल्लेख करके किंग को समझाया जा रहा है, मतलब पार्ट इज यूज्ड टू मीन द होल। और हैंड भी यूज किया जा रहा है, बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट का यूज किया जा रहा है स्कल्पचर को समझाने के लिए। तो पार्ट यूज हुआ है होल को समझाने के लिए, या होल यूज हुआ है पार्ट को समझाने के लिए। टेरराइजिंग द विलेज, चलो,
आपकी जो है क्या कहते हैं कम्युनिटी वालों की एग्जांपल हो गया, अब इनकी एग्जांपल भी देता हूँ। आपके बुक में टेरराइजिंग द विलेज है ना, टाइगर इन द जू उसमें है भाई। तो आप लोगों को 2 दिन बाद पेपर देने हैं, आप लोग याद नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेटा टेरराइजिंग द विलेज, अच्छा गांव को डरा रहा है, टाइगर गांव को डरा रहा है या गांव वालों को? तो ये हो गया, ये क्या है? तो पार्ट फॉर द होल, यहाँ पे हालांकि कंटेंट फॉर द कंटेनर वो आ जाएगा, मिटोनिमी में आ जाएगा ये, ठीक है। तो कभी भी बॉडी, फुल बॉडी को बता के बॉडी पार्ट को समझाया जाए, या बॉडी पार्ट को कह के फुल बॉडी को समझाया जाए, तो इट इज कॉल्ड अ केस ऑफ सिनेक्डोकी। ये अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला था वो मिटोनिमी में आ जाएगा। हम्म। अच्छा देखो, ऑल हैंड्स ऑन डेक, हैंड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे नाविक, ठीक है। शी हैज मेनी माउथ टू फीड, ये माउथ का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, तो कहने का मतलब माउथ हेयर स्टैंड्स फॉर पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे माउथ बॉडी पार्ट है, ए बॉडी पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल, तो ये सिनेक्डोक हो गया। एंजम्बमेंट किसे कहते हैं? जब कोई सेंटेंस या आइडिया कंटिन्यूस फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन इन अ पोएम विदाउट अ पॉज और पंक्चुएशन। बेटा ना कॉमा, ना हाइफन, ना सेमीकोलन, किसी चीज का इस्तेमाल बिना करते हुए वो एक लाइन खत्म हो गई, उसके बाद उस लाइन के आइडिया जो है सेकंड लाइन तक क्रीप थ्रू करती है, थर्ड लाइन तक भी क्रीप थ्रू करती है। तो एक लाइन की आइडिया दूसरी लाइन तक क्रीप थ्रू करे तो उसको बोला जाता है एंजम्बमेंट। बीच में कोई कॉमा कुमा कुछ नहीं है। द सन सेट्स स्लोली इन द वेस्ट एंड पेंट्स द स्काई विथ गोल्ड। ये जो सन सेट स्लोली इन द वेस्ट, यहीं पे बात समाप्त है, पर इसकी जो इफेक्ट को और भी साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि और उसके चलते क्या हो रहा है, सूरज जो पश्चिम में अस्त जाता है और उसके चलते क्या होता है, आसमान को सुनहरे रंग से जो है पेंट कर देता है। तो यहाँ की जो आइडिया कहाँ तक कैरी थ्रू हो रहा है बेटा? कैरी फॉरवर्ड यहाँ तक हो रहा है, सेकंड लाइन तक, अगर सेकंड से थर्ड में भी जा सके तो इसको कहा जाता है एंजॉयमेंट। द सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब समझे बेटा सिंपल वे में, एपिथेट मतलब नथिंग एल्स, ये है आपका एडजेक्टिव बेटा। एडजेक्टिव को रिफाइंड लैंग्वेज में बोला जाता है एपिथेट, फाइन लैंग्वेज में और कोई मतलब नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, या उसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करना, ये तो है। उसकी डिस्क्रिप्शन देना, टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, टू टेल अबाउट इट्स क्वालिटी, गुड और बैड क्वालिटी, वट एवर इट इज, शेप साइज कलर, कुछ ना कुछ बताना, ये किसी एडजेक्टिव का काम होता है। क्वालिफाई या मॉडिफाई करना किसको? किसी नाउन या प्रोनाउन को। अब एपिथेट का भी काम है वही, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना? क्वालिफाई या मॉडिफाई करना। पर उससे पहले एक शब्द और है, क्या है बेटा? ट्रांसफर्ड। मतलब एपिथेट मतलब एडजेक्टिव को जहां पे लगना था वहां पे नहीं लगा, मतलब जिस वर्ड के लिए जहां पे लगना था उस वर्ड के साथ नहीं लगा, लगा तो लगा वो किसी और वर्ड के साथ अपनी जोड़ी बनाई है, ठीक है। जिस वर्ड के साथ इस एडजेक्टिव को लगना था वो उसके साथ लगा नहीं, बल्कि किसी और के साथ अपनी जोड़ी बना ली। घोटाला है यहाँ पे, है ना। यहाँ तक कि वो जिसके साथ लगना था ना, वो वर्ड कई बार सेंटेंस में उपस्थित रहता भी नहीं है, फिर उसका दोष नहीं है, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हो जाता है, तो एपिथेट जिसके साथ लगना था उसके साथ ना लग के किसी और के साथ उसने अपने पेयरिंग कर ली, अपने जोड़ी बना ली, तो इस केस को बोला जाता है ट्रांसफर हो गया, एपिथेट किसी की और के साथ बैठ गया, तो मतलब ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो, एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। जिसके साथ एक्चुअली लगना था उसके साथ नहीं लगा, किसी और के साथ। ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट बेटा,
ये स्लीपलेस जो एडजेक्टिव है, हाँ, विनिद्र, विनिद्र मतलब बिना नींद की, हाँ, विदाउट स्लीप। तो ये स्लीपलेस जो एडजेक्टिव है, ये किससे पहले बैठा बेटा? नाइट से पहले बैठ के नाइट को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, रात कभी सोती है? विनिद्र रजनी या विनिद्र रात, हाँ, विनिद्र रात्रि। ये रात्रि कभी विनिद्र या तो निद्रा में जाती है? क्या हुआ बेटा? फर्स्ट टाइम वो पौधा देखा क्या आपने? नहीं, मतलब ऐसे मैं क्या बोला बेटा? रात्रि, रात कभी मतलब सोती है क्या? या तो नहीं सोती है, रात कभी सोती है। तो ये स्लीपलेस किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? पर उससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए था, उससे पहले नहीं आया। ही स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, रात काली हो गई, रात काली नहीं हुई। नींद नहीं आई, रात काली हो गई, मतलब नहीं, लोग ऐसे कहते हैं ना, मतलब लोग जब सो नहीं पाते हैं तो कहते हैं कल की रात मेरी काली हो गई। रात काली नहीं हुई, तेरी नींद नहीं आई, तुझे नींद नहीं आई। तो बात समझ गए बेटा? देखो, 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 ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। तो स्लीपलेस, दिस एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड हियर विद नाइट, बट इट इज एक्चुअली मीनिंग whom, पॉइंटिंग whom, ही। समझ गए? जिसके साथ लगना था उसके साथ तो लगा नहीं, जिसके साथ नहीं लगना था उसके साथ लग गया। तो ये ट्रांसफर एपिथेट है। द प्राउड कार मूव्ड, रश्ड अवे। द प्राउड कार रश्ड अवे। कार कभी अहंकारी या घमंडी हो सकती है? बताइए। तो ये यहाँ पे क्या मतलब है? पैसेंजर्स, द पैसेंजर सिटिंग इन द कार। समझ गए? पर वहां पे उल्लेख ही नहीं है। सेंटेंस में उल्लेख है बेटा? नहीं है ना। तो ये कार के साथ वो जो प्राउड शब्द लगा है, ये क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है। क्या हो गया? इधर देख, ये देख बेटा, शी वॉकड अलोंग, ये नहीं बताऊंगा, ये तो देख भी लिए होंगे। शी वॉकड अलोंग द लोनली रोड, यहाँ पे क्या, कौन से ट्रांसपोर्ट एपिथेट है बेटा? कौन सा वर्ड? लोनली वर्ड। क्यों, किस लिए? ये पढ़ के बताना नहीं, ये वैसे बता। लोनली, हाँ, लोनली किसके लिए यूज हुआ है बेटा? बट वो यूज हुआ है किससे पहले? रोड एकाकी कभी होती है? सड़क कभी एकाकी, एकाकी मतलब अकेली। सड़क अकेली नहीं है, अकेली वो लेडी है। ठीक है, पर इसने वर्ड को लगा दिया सड़क से पहले, तो ट्रांसपोर्ट एपिथेट लगना चाहिए तो शी के लिए। ठीक है, देख बेटा, एनाफोरा, एना, क्या, अरे अरे, यहाँ पे फोड़ा फूसी की बात नहीं आई। एनाफोरा, ये ब के नीचे बिंदु वाली वो र है, ठीक है, ये नॉर्मल रो है। ये द के नीचे बिंदु वाली वो र नहीं है कि फोड़ा फूसी की बात आएगी। तुम लोग तब से बोल रहे, मैं सुन रहा था, कोई बात नहीं। एनाफोरा, एना, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स एंड एंड। बेटा, लगातार दो तीन लाइनें, लगातार दो तीन लाइनें हैं, और सभी लाइन के बिगिनिंग में या तो एक दो वर्ड के बाद एक जैसे एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक जैसे फ्रेज है, ये एक जैसा शब्द है, सेम वर्ड या तो सेम फ्रेज है, लाइन दो तीन है। ठीक है, देखो, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द फील्ड, वी शैल फाइट इन द स्ट्रीट्स। बेटा, यहाँ पे कॉमन वर्ड देखो, हर एक लाइन की स्टार्टिंग में ये एम्फेसिस के लिए क्या किया जाता है? इसको कहते हैं ना, ना ही यो, ना ही वो, ना ही हर एक में ना ही लगा दे, तो मतलब क्या है? ये एम्फेसिस के लिए है, तो मतलब ये एनाफोरा है। पर्सोनिफिकेशन, ये कह दिया था ना बेटा, पर्सोनिफिकेशन तो हो गया, ये रिपीटेशन, रिपीटेशन हो गया, एलिट्रेशन भी ये हो गया बेटा, रिपीटेशन भी हमने कर लिए बेटा। एसोनेंस आएगा नहीं, फिर भी एक बार बता देता हूँ, वो जो एलिट्रेशन,
बेटा क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। और एलिट्रेशन की डेफिनेशन याद है? एलिट्रेशन मतलब इनिशियल consonant साउंड अगर डिफरेंट वर्ड्स occurring in the near same line or same para or same sentence stanza, then it is called a case of alliteration. Starting consonant sound और सेम डेफिनेशन रहेगी इसके केस में, सिर्फ वो जो कंसोनेंट साउंड उसके बदले में कर लो वावेल साउंड। इनिशियल वावेल साउंड अगर डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट हुए देन इट इज कॉल्ड अ केस ऑफ एसोनेंस। एलिट्रेशन की समान बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दो, क्या? कंसोनेंट साउंड के बदले में वावेल साउंड कर दो। ये ऐसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। रिपीटेशन ऑफ सेम वावेल साउंड इन नियर बाई वर्ड। द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। ये कुछ नहीं है। गो एंड मो द लॉन, गो एंड मो, ये ठीक ठाक है। एक्चुअली स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड होने चाहिए। गो एंड मो ऐसे मिलते बहुत कम है, लिटरेचर में ही मिलते कम है, ये सिलेबस में नहीं आएगा। गो एंड मो, ओ ओ साउंड। एल्यूजन, एल्यूजन क्या है? जब कभी भी ऐतिहासिक रूप से कोई व्यक्ति बहुत फेमस थे, उस व्यक्ति की जिक्र हो जाए, शास्त्रों में जिनका नाम या पुराणों में, वेद पुराणों में जिनका नाम उल्लेख है, या तो बाइबल में, जिंद अविस्ता में, ग्रंथ साहिब में जिनकी जिक्र हो रखी है, अब आज के दिन में कुछ समझाने के लिए आप उनकी जो है एग्जाम्पल को आप यूज करते हो, एनालॉजी देते हो, तो उसको बोला जाता है एल्यूजन। या हिस्ट्रिकल पर्सनशिप नहीं, हिस्ट्रिकल कोई प्लेस उसके उदाहरण देते हो, या कोई घटना, कोई युद्ध, लड़ाई, जंग या लिटरेरी वर्क की एग्जांपल देता हूँ। ही इज अ रियल आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे, महान वैज्ञानिक। अब उसके ही तुम एग्जांपल दे रहे हो किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को समझाने के लिए, मतलब उसमें भी बहुत दिमाग है ये समझ। ही इज अ रियल आइंस्टाइन। ये जो आइंस्टाइन की जिक्र हो गई, रेफरेंस टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन थे। तो ये जो रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल ग्रेट पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई ये रेफरेंस हो गया एल्यूजन। शी फेस्ड अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलिस एक कैरेक्टर का नाम था एक ग्रीशियन ड्रामा में, जिसको बहुत ही बॉडी बिल्डर, जिसको बहुत ही ताकतवर व्यक्ति माना जाता था, और वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत, टास्क, भारी काम का बोझ उसके ऊपर थोपा गया था। मतलब पूरी धरती को उसको बोला था कि तू अपने कंधे पे उठा के रख। हाँ, नमस्कार जी मैम। हाँ बस 5-7 मिनट और फिर बच्चों को ले जाना। ठीक है, ओके ओके। हम्म। तो मम्मी की आवाज पहचानेगी क्यों नहीं? बचपन से सुनती आ रही है, जब तू 6 महीने की हुई तब से सुनती आ रही है, उससे पहले से ही, पहले दिन से। बस मैं इतने समझ में नहीं आती है, पर 6 महीने के बाद तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि मम्मी की आवाज है। देख ले बेटा, देख। तो ये भी ये हिस्टोरिकल एक कैरेक्टर, या तो बिब्लिकल कैरेक्टर बोलो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बोलो, तो उसका जो है एक रेफरेंस लिया गया। ऐसे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई फेमस प्लेस हो, जिसकी जिक्र कहीं पे भी रेफरेंस दिया जाए, तो ऑब्वियसली दैट इज अ केस ऑफ, क्या बोला बेटा, बोलो, एल्यूजन। ठीक है। इनवर्जन, उल्टा, ठीक है बेटा, एक सिंटेक्टिकल ऑर्डर में सेंटेंस बोला जाते हैं। अभी क्या तुम बाजार जाओगे? ये सही ऑर्डर है। आर यू, नहीं नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। आर यू, विल यू गो टू मार्केट नाउ, विल यू गो होम नाउ, ठीक है। विल यू गो होम नाउ, ये है सही ऑर्डर। अब इसको उल्टा पुल्टा कर दे बेटा। हाँ, ये गो होम विल यू नाउ, ठीक है, ठीक है। ऐसे उल्टा पुल्टा जब किया जाता है बेटा लिटरेचर में, देन इट इज कॉल्ड अ केस ऑफ इन्वर्जन। अब ये सब
रियल लाइफ में हम करेंगे तो हम बड़े बेवकूफ नजर आएंगे, है ना, बोले पागल सा हो गया बंदा, है ना। और लेकिन सुनो फिर भी हो जाती है बेटा। अब तो मेरा वो ब्रदर इन लॉ बन गया, मतलब मौसा जी का बेटा, मतलब मौसा मीन्स आपकी आंटी जी की साइड की जो है। तो वो पहले, तो मैं पहले मेरा स्टूडेंट हुआ करता था बहुत पहले। तो वो बोलते थे मतलब जो भी वर्ब को पहले ला के, मतलब उल्टे पुल्टे करके सेंटेंस बना के फिर लास्ट में हाफते हाफते फिर बोल देता था पूरा एक सेंटेंस। मैंने कहा तू ऐसे उल्टा क्यों करता है। बस आप समझ गए ना आप समझ गए ना। तो उस लड़के की शादी एक नहीं दो दो हो गई भाई, मतलब एक शादी होके एक वाइफ चल बसी, और फिर दूसरी भी होगी। अब क्या बोलते हो, फिर भी शादी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है, शादी में कोई दिक्कत। हम्म, हम्म, हाँ। देख भाई, चेंजिंग द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस एम्फेसिस ऑफ पोएटिक इफेक्ट। ये पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए इस तरह चेंज। इन द स्काई फ्लू द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, ऐसे होना चाहिए। पर यह देखो चेंज कर दिए, यहाँ से स्टार्ट करके फ्लू, फिर इन द स्काई, ये लास्ट में होना चाहिए, इन द स्काई फ्लू द बर्ड। ठीक है। स्वीट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज आर स्वीट, ऐसे होना चाहिए देखो, स्वीट आर, ये क्या है। ठीक है। आगे का पीछे, पीछे का आगे, उल्टा पुल्टा। तो उल्टा पुल्टा जब हो जाए, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब ही उल्टा पुल्टा। ये इसको बेटा देख ले, हाइपरबोल नाम से तुमने पढ़ रखा है। अब ये एक्सरसाइज में बात एक ही है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, जो वास्तव में, हाँ, हजारों बार ये अभी अभी पढ़ाया था, हाँ। दिस बैग वेज अ टन, भाई 1,000 किलो वजन का ये बैग है, मैं नहीं उठा पाऊंगी। हाँ, 1,000 किलो, हाँ जी। ठीक है, 1 क्विंटल, एक क्विंटल मतलब, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। अब 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1 टन। तो 1 टन कोई भी बैग भारी थोड़े ना होगा भाई, फिर भी लोग बोल देते हैं। ओ भाई साहब, उसका बेड, बेड कम से कम भाई 100 फीट का बेड है। 100 फीट का बेड कौन कौन यूज करता है भाई। मुश्किल से 10-12 फीट का कोई यूज कर ले किंग साइज बेड ना, 100 फीट का बेड होगा। अरे उसका घर तो नहीं है जैसे कि 1 किला है, घर तो नहीं जैसे 1 किला जमीन वहां पे है भाई, 1 किला जमीन पे कौन घर बनाता है। मिटोनिमी, मिटोनिमी मतलब नेम ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेटेड और रिप्रेजेंट द थिंग इटसेल्फ। द क्राउन अनाउंस्ड न्यू लॉज, ये क्राउन हियर स्टैंड्स फॉर बेटा किंग और क्वीन, मतलब कंटेनर फॉर द कंटेंट जब हो जाता है, जैसे कि द विलेज देयर हैज बीन यूज्ड फॉर, बोलो, द विलेजर्स टेरराइजिंग द विलेज। विलेज का उल्लेख हुआ किसको समझाने के लिए, विलेजर्स समझाने के लिए मिटोनिमी, क्योंकि विलेज के अंदर ही लोग बसते हैं। द व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड, द व्हाइट हाउस मतलब क्या हुआ है, मतलब यूएस गवर्नमेंट डिक्लेयर, इस तरह से होता है। और सिंबोलिज्म एंड इमेजरी, ये दो चीजें। ठीक है। अब चाहो कल 5-10 मिनट में हो जाएगी।